हाय टुडे आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 16। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा आर्टिकल 16 जो है ये रिजर्वेशन की पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिजर्वेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 16 का कवर होना ज़रूरी है फर्स्ट। सेकेंड, यदि आप इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उसके भी पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 16 से रिलेटेड जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं हम उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। So myself Ahmed and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 16 जो है वो कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी नागरिकों के लिए सेम अवसर होंगे। याद रखिएगा आर्टिकल 16 जो है वो स्टेट को एम्पावर्स करती है। मतलब ये कि स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, आर्टिकल 16 जो है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि जो गवर्नमेंट है वो जो है स्पेशल प्रोविजन लाए जिससे कि उन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके जिन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सदियों से सप्रेस किया जाता रहा है, ताकि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि इंडिया का पर कैपिटल इनकम बढ़ सके। यदि हम अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो उसमें इंडिया का जो है 101 रैंक है 116 नेशन में। तो यदि हम अपने पर कैपिटल इनकम को डेवलप करना चाहते हैं, यदि हम अपने देश में पॉवर्टी लेवल को डिक्रीज करना चाहते हैं, पॉवर्टी लेवल को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ये कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लाउज 1 के बारे में। देखिए आर्टिकल 16 सब क्लाउज 1 जो कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब ये कि स्टेट के पास जो भी पोस्ट है, जो भी जॉब्स हैं, उनमें सभी सिटीजंस के लिए सेम अवसर होंगे। मतलब किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, किसमें? अपॉइंटमेंट में। मतलब कि स्टेट के पास जो भी पोस्ट और जो भी जॉब्स हैं उनमें सभी सिटीजंस के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 के बारे में। देखिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड डिसेंट। मतलब आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 जो कहता है कि स्टेट के पास जितने भी पोस्ट और जॉब्स हैं उनमें किसी भी सिटीजन के साथ इन 7 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के ग्राउंड पे और डिसेंट के ग्राउंड पे। दो टर्म्स यहाँ पे न्यू है, एक तो है प्लेस ऑफ रेसिडेंस और दूसरा है डिसीडेंट। देखिए प्लेस ऑफ रेसिडेंस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं महाराष्ट्र में सेटल हो जाता हूं, तो महाराष्ट्र में जो भी जॉब्स हैं उनमें मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि रेसिडेंस के आधार पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा है डिसेंट, मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है कि किसी फैमिली बैकग्राउंड और नेशनलिटी के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 के बारे में। देखिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉज फॉर रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंस इफ इट इज अ बैकवर्ड क्लास एंड नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 जो है, याद रखिएगा सबसे पहले कि ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 जो कहता है कि आप रेसिडेंस के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जबकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेसिडेंस के आधार पे भी रिजर्वेशन दे सकती है, रेसिडेंस के आधार पे भी कोई ऐसा लॉ बना सकती है ना। यदि स्टेट को लगता है कि कोई बैकवर्ड क्लासेस है या स्टेट को ऐसा लगता है कि कोई किसी बैकवर्ड क्लासेस का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट के सर्विस में, तो पार्लियामेंट को पावर है कि वो रेसिडेंस के आधार पे भी रिजर्वेशन दे सकती है, वो रेसिडेंस के आधार पे भी ऐसा लॉ बना सकती है जिससे कि हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे ये एरिया है और ये एरिया लीस्ट डेवलप है, मतलब इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं के बराबर हुआ है,
यदि स्टेट इस एरिया को डेवलप करना चाहती है तो एक इस एरिया को डेवलप करने के लिए स्टेट जो है वो कोई लॉ बना सकती है ताकि इस एरिया के जो रेसिडेंशियल लोग हैं, इस एरिया के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा सके ताकि इस एरिया को डेवलप किया जा सके। उसके बाद नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस, मतलब कोई ऐसा क्लासेस है जिस क्लासेस का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट के सर्विस में, तो भी जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है उस बैकवर्ड क्लास के बेटरमेंट के लिए, उस बैकवर्ड क्लास को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के बारे में। देखिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन द फेवर ऑफ द एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। मतलब ये कि स्टेट जो है वो कुछ पोस्ट और कुछ सीट्स को रिजर्व कर सकती है, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इंक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यदि स्टेट को ऐसा लगता है कि उस बैकवर्ड क्लास का जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट के सर्विस में, तब इस तरह का क्वेश्चन को उठा दिया कि अब जो स्टेट जो कहता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट रिजर्व कर सकती है, तो अब व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सच बैकवर्ड क्लासेस। अब इस बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब कि स्टेट जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट के सर्विस में। पहला क्वेश्चन तो ये उठा दिया इसने, स्टेट के पास पावर है कि वो कुछ सीट्स और कुछ पोस्ट को रिजर्व कर सकती है यदि स्टेट को लगता है कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस है जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट के सर्विस में। लेकिन अब इस बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला ये। दूसरा कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कितना परसेंट रिजर्वेशन आप उसको देंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को जन्म देती है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। ठीक है, इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को सेटअप किया गया था 1953 में। किसके लिए? क्योंकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो कुछ सीट्स को रिजर्व कर सकती है, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यदि स्टेट को ऐसा लगता है कि उस बैकवर्ड क्लासेस का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट की सर्विस में, तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को सेटअप किया गया था 1953 में। ठीक है, और इसी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को हम कालेलकर कमीशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, कालेलकर कमीशन को जो चेयर कर रहे थे काका कालेलकर, इसलिए हम इसको काका कालेलकर कमीशन भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। अब इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी 1955 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी 1955 में। जो कमीशन है इसका पर्पस क्या था? ठीक है, इस कमीशन को जो अपॉइंट किया गया था उसका ये पर्पस था कि ये जो कमीशन है वो ये पता लगाएगी कि पूरे इंडिया में कितने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो चलिए अब हम इसकी रिकमेंडेशन को जानते हैं। तो पहला इन्होंने क्या कहा? पहला इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि देयर आर टोटल 2399 बैकवर्ड क्लासेस आउट ऑफ विच 837 आर मोस्ट बैकवर्ड। मतलब उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में जो है वो 2399 बैकवर्ड क्लासेस है, जिसमें से 837 जो है वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, पहला। दूसरा इन्होंने कहा कि टू ट्रीट ऑल वुमेन एज ए बैकवर्ड क्लास। मतलब इन्होंने दूसरा रिकमेंडेशन इन्होंने ये दिया कि इंडिया में जितनी भी वुमेन्स हैं उनको एज ए बैकवर्ड कंसीडर किया जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने रिकमेंडेशन किया 70% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन ऑल टेक्निकल एंड द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। तो याद रखिए, काका केलकर कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। 70% रिजर्वेशन की बात सुन के तो सुप्रीम कोर्ट के भी कान खड़े हो गए थे, और यही वो कारण है कि 1962 में एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। मतलब यू कैन नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ द 50%। फिर देखिए क्या होता है कि 1977 में जो है वो जनता पार्टी पावर में आती है, और जैसे ही जनता पार्टी जो पावर में आती है वैसे ही सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट करती है, जिसको हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मंडल कमीशन जो है वो कब अपॉइंट किया गया था?
1979 में। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 1980 में। अकॉर्डिंग टू इट्स रिपोर्ट देयर आर 3743 बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में जो है 3743 बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 52% है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद जो मंडल कमीशन है इसने 22% जो है वो रिजर्वेशन को रिकमेंड करता है। मंडल कमीशन से पहले क्या होता था कि शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, और जो है मंडल कमीशन जो है वो 27% जो है 27% रिजर्वेशन को रिकमेंड करता है। तो अगर हम इस 27% को भी ऐड कर दें इसमें, तो टोटल जो रिजर्वेशन हो जाएगा वो 49.5% हो जाएगा, मतलब कि लेस देन 50%। और एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब यू कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50%। अब होता क्या है कि मंडल कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी 1980 में। अब क्या होता है कि उसी समय में जो जनता पार्टी थी वो कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जो है पावर में आती है। अब जब कांग्रेस गवर्नमेंट जो पावर में आती है तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कोई ऐसा इंटेंशन को शो नहीं करती है कि उसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1989 में जो है जनता पार्टी फिर से वापस आती है। बीपी सिंह जो गवर्नमेंट थी उसने जो है वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को 13 दिसंबर 1990 में जो है ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करती है। पूरे देश में जो है वो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस रिजर्वेशन सिस्टम को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में। अब जब ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कोर्ट में था, उसी समय क्या होता है कि जनता पार्टी जो है वो फिर से कोलैप्स हो जाती है और कांग्रेस पार्टी जो है वो पावर में आती है। और याद रखिएगा, जैसे ही कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में आती है और पीवी नरसिम्हा राव जो है पीएम बनते हैं, वैसे ही पीवी नरसिम्हा राव जो है जो रिकमेंडेशन दिया गया था मंडल कमीशन के द्वारा उसमें 2 मॉडिफिकेशन करती है। ठीक है, क्या है पहला मॉडिफिकेशन कि उन्होंने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये कि ओबीसी में जिस भी फैमिली का एनुअल इनकम अच्छा है उसको 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। किसमें किया गया था? मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन किया। 2 मॉडिफिकेशन किया। पहला, इन्होंने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ द 10% इन जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द हायर क्लास। मतलब कि हायर क्लास में जो लोग गरीब है उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये 2 मॉडिफिकेशन किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा मंडल कमीशन के रिपोर्ट में। ठीक है, और जैसे ही इसको इस रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया, इस रिजर्वेशन सिस्टम को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसी केस को हम इंदिरा साहनी केस कहते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसको हम मंडल केस भी कहते हैं। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि जो 27% का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सही है। उसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस द 50% एज गिवन एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ द मैसूर। सुप्रीम कोर्ट ने जो 27% का जो रिजर्वेशन को रिकमेंड किया गया था मंडल कमीशन के द्वारा उसको सही बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 जो है ये इनेबलिंग क्लाउज है। अब इनेबलिंग क्लाउज का मतलब क्या होता है? ऑल द पावर ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 इज गिवन टू स्टेट। मतलब ये कि स्टेट डिसाइड करेगी कब रिजर्वेशन देना है, किसको रिजर्वेशन देना है और कितना रिजर्वेशन देना है। ठीक है, मतलब कि रिजर्वेशन जो है ये फुल्ली जो है रिजर्वेशन जो है ये फुल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है कि किसको कब कहां रिजर्वेशन कितना रिजर्वेशन देना है, बट इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद याद रखिएगा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, जो हायर क्लास में जो गरीब लोग हैं उनको जो 10% की रिजर्वेशन की बात की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि आप एक ऐसा बॉडी क्रिएट करें जो कि
क्वांटिफाइबल डाटा को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। देखिए, जाट्स जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिले ओबीसी में। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप एक ऐसा बॉडी बनाए जो कि ये एग्जामिन करेगी कि ओबीसी में किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। मतलब ओबीसी में किसको लाना है, किस कास्ट को ऐड करना है और किस कास्ट को ओबीसी से निकालना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक बॉडी को सेटअप करें। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट आगे चल के नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को सेटअप करती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन उठता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो मराठा के लिए रिजर्वेशन की बात करती है, राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो गुज्जर के लिए रिजर्वेशन की बात करती है और हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो जाट्स के लिए रिजर्वेशन की बात करती है। अब एक क्वेश्चन समझने वाली बात है कि जो जाट्स लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए ओबीसी में। अब देखिए किस बेसिस पे ये क्लेम कर रहे हैं। देखिए जो जाट लोग होते हैं उनका ये कहना है कि दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड। अब देखिए जो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है या कोई कास्ट है जो कि ओबीसी में अभी आना चाहता है, तो उसके लिए उसको किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। यदि कोई कास्ट है, यदि वो ओबीसी में अभी आना चाहता है तो उसके लिए उसको दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सोशली बैकवर्ड है। दूसरा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एजुकेशनली भी बैकवर्ड है। अगर वो ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसको ओबीसी में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर हमको ये पता लगाना है कि कोई कास्ट सोशली बैकवर्ड है या नहीं, तो उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कास्ट हो या कोई फैमिली हो और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो सोशली बैकवर्ड है या नहीं, तो उसके लिए चार क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहले आपको ये देखना पड़ेगा एक्सेस टू हेल्थ जो है वो कैसा है, पहला। दूसरा देखना पड़ेगा कि पक्का मकान है या कच्चा मकान है। तीसरा, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। चौथा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है वो किस तरह का है। अगर ये चारों चीज सही है तो उस कास्ट को या उस फैमिली को हम ये बोलेंगे कि वो सोशली बैकवर्ड तो नहीं है। उसके बाद आता है एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जाट लोग का ये कहना है कि जो जाट लोग हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो 50%, लेकिन ऑल इंडिया लिटरेसी रेट हम देखें तो 70% है। मतलब यदि कोई कास्ट में अगर 60% लिटरेट है लोग हैं, मतलब लिटरेसी रेट जो है वो 60% है। 60% पॉपुलेशन अगर पढ़ा लिखा है तो उसे हम एजुकेशनली बैकवर्ड ही कहेंगे। लेकिन यदि कोई कास्ट है और 70% जो है लिटरेसी रेट है उसका है, अगर 70% लोग उसमें जो है पढ़े लिखे हैं तो उसको हम एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं बोलेंगे। तो जाट का जो डिमांड, जाट लोग का जो डिमांड है रिजर्वेशन का कि ओबीसी में जो रिजर्वेशन चाहते हैं उनका बेसिस यही है। उनका ये कहना है कि वो लोग जो है एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। इस बेसिस पे जो है जाट जो लोग हैं वो रिजर्वेशन की डिमांड करते आ रहे हैं कि वो भी ओबीसी में रिजर्वेशन चाहते हैं। उसके बाद आप याद रखिएगा इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में टी देवादर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट था उसको ओवररूल कर दिया गया था। ठीक है, बाय सेइंग दैट द कैरी फॉरवर्ड रूल एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड द 50% सीलिंग लिमिट। मतलब कि जो देवादर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट था उसको ओवर रूल कर दिया गया और ये कहा गया कि जो फॉरवर्ड रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है जब तक कि वो 50% सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाती है। ठीक है, टी देवादर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से पहले क्या होता था कि यदि कुछ सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है और वो उस ईयर वो सीट अगर फुल नहीं होती है पूरा, जैसे मान लीजिए कि 10 सीट को रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, अगर ये इस साल अगर ये 10 सीट जो है वो फुल नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 6 सीट जो है वो फुल हो गई और 4 सीट जो है वो वैकेंट रह गई, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि 4 जो सीट वैकेंट रह गई थी इसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस 4 सीट को ऐड कर दिया जाएगा। इसी को हम कैरी फॉरवर्ड रूल कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। एंड इवन इफ कि 1961 में क्या होता है कि टोटल 45 सीट में से 29 सीट्स जो है वो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। मतलब कि 64% जो है सीट रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। यही वो कारण है कि टी देवादर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड कर दिया गया था। यही वो कारण है कि इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है जब तक कि वो 50% लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाता है। तो याद रखिएगा 1980 1990 आते आते एक चलन बन गई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को
प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने लगी। यही वो कारण है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन इन रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी। रिस्पॉन्स में जो पार्लियामेंट है वो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, जिसके तहत आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में ए को ऐड कर दिया जाता है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ए जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में रिजर्वेशन को अलाउ करती है। तो आप याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, कंसेक्यूटिव सीनियरिटी है, इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो चलिए हम आपको ये समझाते हैं कि कंसेक्यूटिव सीनियरिटी में किस तरह की प्रॉब्लम आने लगी थी। मान लीजिए कि पर्सन ए है जो कि बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी से, और जो बी है वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब देखिए क्या होता है कि ए का जो जॉब लगा है वो 2018 में लगा है और ये लेवल 1 पे है, ठीक है, लेवल 1 पे है। और बी का जो जॉब लगा है वो 2019 में लगा है और लेवल 1 पे ये भी है, लेकिन ए का 2018 में ही जॉब लगा है, इसलिए ये सीनियर है और जो बी है ये जूनियर है। लेकिन ए जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए 2020 में जो है ए का प्रमोशन नहीं होता है। लेकिन बी जो है ये रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए इसका बी जो 20 में जो ए है इसका प्रमोशन हो जाता है और ये लेवल 2 पे चला जाता है। अब जैसे ही ए बी जो है लेवल 2 पे जाता है, वैसे ही जो ए जो है ये जूनियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए तो अभी लेवल 1 पे ही है और जो बी है ये लेवल, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस में कैचअप रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैचअप रूल आने के बाद किस तरह की परिवर्तन आए। कि मान लीजिए कि 2021 में जाके बी जो है ये लेवल 2 पे रहता है और ए जो है ये भी लेवल 2 पे आ जाता है, लेकिन लेवल 2 पे पहले कौन आया था? बी आया था। और लेवल 2 पे बाद में कौन आया था? बी पे। लेकिन पहले सीनियर कौन हुआ करता था? ए। तो जब हम यहाँ पे कैचअप रूल को लगाएंगे तो जब लेवल 2 पे दोनों आएगा तो वहां पे सीनियर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा सीनियर। तो याद रखिएगा, एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को जो प्रमोशन में भी जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, उसको जो है कोर्ट जो है वो हटा देती है आर्टिकल 335 का हवाला देते हुए। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि आर्टिकल 335 क्या कहती है। आर्टिकल 335 जो है वो कहता है कि यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कोई क्लेम होगा पोस्ट पे और सर्विसेज पे तो उसको ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को डिग्रेड कर देंगे। मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को हम ध्यान में रखते हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि इसके रिस्पॉन्स में जो है पार्लियामेंट जो है 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, जिसके तहत आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में बी को ऐड कर दिया जाता है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज बी जो है वो अलाउ करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, मतलब कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन अलाउ करता है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बी। और याद रखिएगा, जो सीलिंग लिमिट लगा दिया गया था कैरी फॉरवर्ड रूल में 50% का, उसको भी ये जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बी जो है उसको भी ये हटा देती है। 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में बी को ऐड किया गया, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को अलाउ करता है। फर्स्ट। सेकेंड, इसने क्या किया, जो सीलिंग लिमिट लगा दी गई थी 50% का कैरी फॉरवर्ड रूल में इंदिरा साहनी में, उसको भी ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। आप इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो 82 अमेंडमेंट लेके आती है, जिसमें आर्टिकल 335 को सीधा पलट देती है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट लेके आती है 85 अमेंडमेंट एक्ट, और इसके थ्रू जो कैचअप रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था उसको भी ये हटा देती है। तो फिर याद रखिएगा, नागाराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अमेंडमेंट 77, 81, 82 एंड 85 को चैलेंज किया गया था, लेकिन इस केस में कोर्ट ने सारे अमेंडमेंट को सही बताया और कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब आप जिस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये प्रूव करें कि वाकई में वो बैकवर्ड है। दूसरा, मेंटेन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को खराब कर लेंगे, ठीक है। तीसरा,
prove that scheduled caste or scheduled tribe is inadequately represented in the relevant public employment. कोर्ट ने कहा कि यदि आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, तो ये 3 क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 जो है वो कहता है कि यदि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन में कोई ऑफिस है और उस ऑफिस का मेंबर बनने के लिए आपको उसी पार्टिकुलर रिलीजन का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे वक्फ बोर्ड, अब मान लीजिए वक्फ बोर्ड जो है ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो अब इसमें अब ऐसा नहीं है कि इसके मेंबर जो होंगे वो हिंदू होंगे ना, जो इसके मेंबर होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 जो है ये इसके बारे में बात करता है।